हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाने के बारे में, यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं, दो वीडियो अपलोड किए हैं और आज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें और भी हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि फॉर्मेट कैसे प्लॉट होता है और किस तरीके से शेयर कॉल्स इन एरियर का लेस करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को ऐड करते हैं, है ना। और कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, अलग अलग उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। और आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन का जो ये एक सॉल्यूशन है, बैलेंस शीट बना हुआ है। इसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर है। हर इक्विटी शेयर का दाम 10 रुपए है, मगर कंपनी मात्र 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया है। 10 रुपए ईच का प्लस 3 रुपया का प्रीमियम है। 3 रुपया का प्रीमियम कंपनी ले रही है और कंपनी ये 13 रुपया कैसे मांग रहा है, तो 4 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया। और ये 5 रुपया जो है ये 3+2 है, यानी कि 3 रुपया जो प्रीमियम है इसमें पूरा छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, सारा का सारा पैसा मिल गया है और आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो यहां पर आप देखिए बैलेंस शीट लिख रहा है। हम आपको कल बताए थे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कभी कभी शो करता है। क्या शो करता है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मगर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्ड का यूज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये कंप्लीट बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे बैलेंस शीट, उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी बनाकर छोड़ देते थे, मगर इस क्वेश्चन में दोनों किया है। तो सर एग्जाम में क्या करेंगे? तो एग्जाम में अगर आपको और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या वर्ड रहता है, तो आप क्या करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला नहीं था, बस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना दिया। तो चलो हम आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है। तो ये तो आपको पता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड होता है और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होता है, याद है। और रिजर्व एंड सरप्लस में नोट 2 बन रहा है और शेयर कैपिटल में नोट 1 बन रहा है। और ये जो 20 लाख रुपया कहाँ से आया, 5,25,000 रुपया कहाँ से आया, ये आपको बताना है। और ये आप कैसे बता पाओगे? नोट्स बनाकर। तो चलिए नोट्स बनाते हैं। नोट्स की बात करें तो शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 5 लाख ऑफ 10 ईच, टोटल 50 लाख रुपया। एंड इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आप देखिए कंपनी 2 लाख इशू किया है, ठीक है। इशू कितना किया है? 2 लाख। सब्सक्राइब भी कितना हुआ है? सब्सक्राइब भी हुआ है 2 लाख। अच्छा, सारे के सारे लोग पैसा भी दे दिए हैं। तो जब सब्सक्राइब में भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली पेड अप है, तो आप पहले देखते थे अलग अलग लिखाता था, इशूड अलग लिखाता था, सब्सक्राइब्ड अलग लिखाता था। मगर आप चाहे तो मर्ज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्योंकि दोनों का अमाउंट एक ही है, इशूड भी 2 लाख है, सब्सक्राइब भी 2 लाख है। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 2 लाख 10 रुपए ईच का है, टोटल हो गया 20 लाख। ठीक है। और आपको पता है कि कंपनी ने 3 रुपए का प्रीमियम लिया है। कंपनी 2 लाख शेयर बेच रहा है, कंपनी 2 लाख शेयर बेच रहा है और 2 रुपया के हिसाब से 3 लाख शेयर बेच रहा है और 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितना होता है? 6 लाख रुपीज होता है। ठीक है। मगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि शेयर इशू एक्सपेंस भी है। शेयर को इशू करने में कितना खर्च हुआ है? देखो, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा शेयर बिक गया और सारा पैसा भी मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू 75,000 which were written off against security premium। शेयर को इशू करने में 75,000 रुपए का खर्च आया और वो खर्च का पेमेंट कहाँ से किया गया? वो खर्च का पेमेंट किया गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो 6 लाख रुपया था जिसमें कि 75,000 रुपया तो खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 5,25,000 रुपया। ये आपको शो करने का जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देंगे? 5,25,000 रुपया। तो नोट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस और उसके अंदर में सब हेडिंग आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंटेंट आया और उसका अमाउंट कितना है? 5,25,000 रुपया। ठीक है। अच्छा,
आप यहाँ पर देख रहे हो एक एसेट्स का कॉलम बना हुआ है जिसमें कि करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख रहा है। सर थोड़ा सा ये बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा। चलो कोई नहीं। देखिए आपको पता है बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जहां पे एसेट्स आया। एसेट्स में दो पार्ट होता है, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, एक होता है करेंट एसेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स के बारे में जिक्र नहीं किया है तो इसलिए इसको नील कर देंगे, कुछ इसका जिक्र नहीं करेंगे। और करेंट एसेट्स के बारे में बोल रहा है तो करेंट एसेट्स लिखें। करेंट एसेट्स कहने का मतलब आप देखो, बैंक, आप शेयर जब भी बेचते हैं, आप शेयर जब भी बेचते हैं तो आपको पैसा आता है, ठीक है। और ये सारा पैसा कहाँ आता है? बैंक में। कहाँ आता है? बैंक में। आप देखते थे कि 11 क्लास में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैश को लिखते थे कैश इन हैंड, और बैंक में जो पैसा रहता था उसको बोलते थे बैंक बैलेंस, बैंक इन कैश इन बैंक, कैश एट बैंक। मगर कंपनी अकाउंटिंग में कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग का कहना है, शेड्यूल 3 का था, देख भाई कैश अलग लिखोगे बैंक अलग लिखोगे, ये सही नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक में पैसा रहे चाहे कैश के फॉर्म में रहे, है तो एकदम लिक्विड के फॉर्म में, कभी भी तुम पैसा निकाल सकते हो। इसलिए ये सब कैटेगराइज करेंगे एक ही में और उसको हम लोग बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो, चाहे कैश में पैसा हो चाहे बैंक में पैसा हो, हम लोग एक ही टर्म यूज करेंगे और वो टर्म क्या रहेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट 3 बन रहा और 25,25,000 रुपये आपको दिख रहा है। कैसे आया देखो, डायरेक्ट यहां पर लिख रहा है नोट में, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। क्योंकि जो भी शेयर का पैसा वो कहाँ आता है? बैंक में आता है। ये 25,25,000 रुपया कैसे आया? तो आपको पता है कंपनी 2 लाख शेयर बेची है और हर शेयर का दाम है 10 रुपया, तो टोटल कितना आया? 20 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, कंपनी 2 लाख शेयर पे प्रीमियम भी लिया है 3 रुपया, तो टोटल कितना आया? 6 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 26 लाख रुपीज, ठीक है। और इसमें से खर्च हुआ है ना, शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है कितने का? 75,000 रुपीज का। तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 25,25,000 रुपया। तो ये भी आपको शो करने का जरूरत नहीं, कहीं भी कोपचे में कैलकुलेट कर लेना, और या फिर ये दोनों अमाउंट को जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी, उसको आप जोड़ देना, आपका काम बन जाएगा। देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट इशू करके जो पैसा आया और प्रीमियम का जो पैसा आया, दोनों को जोड़ दो, बात बन जाएगा। तो वही अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर शो कर दिए 25,50,000, 25,25,000 रुपया, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट ऐसा हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं जहां पर फॉरफीचर ऑफ शेयर भी है, यानी कि कॉल्स इन एरियर भी होगा, फॉरफीचर भी होगा और कैपिटल रिजर्व भी आएगा। अब फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बस अब क्या करना है, इस चीज का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करते हैं ये आपने देखना है। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है और उसके बाद फिर समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। चलिए, पवन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज डिवाइडेड ऑफ ₹10 ईच। तो अब पवन जी के पास 5 लाख रुपए का है, देखो रुपीज लिख रहा है, तो अगर ₹5 लाख लिख रहा है तो बच्चा कई बार ध्यान नहीं देता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर। अच्छा, इट परचेस्ड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एंड 2 लाख रुपीज एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। कंपनी ने बिल्डिंग खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है और 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, यानी कि 20,000 शेयर किसको दिया है? वाई को दिया है। किसको दिया है? वाई को दिया है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग खरीदना भी चाहिए।
इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर पेबल एज अंडर 3 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया एंड 2 रुपया। कंपनी बचा खुचा जो 30,000 शेयर है वो पब्लिक को दिया। किसको दिया? पब्लिक को दिया 30,000 शेयर, और कैसे कैसे दिया? 3 3 2 2 के हिसाब से दिया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स। अशोक जी एक हैं जो डिफॉल्टर हैं, इन्होंने 500 शेयर खरीदा है, ना ये 2 रुपया फर्स्ट का और ना 2 रुपया फाइनल का पैसा नहीं दिए। चलिए भाई, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 9 रुपीज पर शेयर टू हरी एज फुल्ली पेड अप। अब देखिए, इनका 500 शेयर फॉरफिट करके री इशू कर दिया गया, री इशू कर दिया गया कितने में? 9 रुपीज पर शेयर पे, ठीक है, 9 रुपीज पर शेयर में बेच दिया गया। तो अब तुमको पता है कि जब भी री इशू होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है और कुछ ना कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है। और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट कॉपी कर लेंगे सॉल्यूशन से। एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, कंपनी जो है 50,000 शेयर अपने पास रखी है, जिसमें से बिल्डिंग खरीदा है 20,000 शेयर दे दिया, 2 लाख रुपया, और पब्लिक को कितना दिया? 30,000 शेयर, 3 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया के हिसाब से। 500 शेयर अनिल जी एक खरीदे थे, जो 2 रुपया फर्स्ट का और 2 रुपया फाइनल का नहीं दे पाए, और इनका हो गया शेयर फॉरफिट। फॉरफिट करने के बाद री इशू कर दिया गया 9 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट। अब इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना गया है? 2500 रुपया। ये तो आप निकाल लोगे, और ये हम थोड़ा सा चीटिंग कर लिए समय बचाने के लिए। अब आइए थोड़ा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बोल रहा है तो यहाँ पर भी फुल प्लेज बैलेंस शीट बना रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों। सर क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेसमैन बिल्डिंग खरीदा है। क्या खरीदा है? बिल्डिंग खरीदा है, और बिल्डिंग जो है वो नॉन करेंट एसेट्स, हम आपको बताए ना, एसेट्स में दो आता है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में ही क्या आता है? बिल्डिंग आता है। क्या आता है? बिल्डिंग आता है। सर तो बिल्डिंग का तो नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अभी दिखेगा आपको, देखिए। नॉन करेंट एसेट्स में बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स में आता है, और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स तो है साथ ही साथ टेंजिबल भी है, और टेंजिबल के ब्रैकेट में अगर आप बिल्डिंग लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्डिंग कितने का है? 3 लाख रुपए का। और इसके लिए कौन सा नोट बन रहा है? नोट नंबर 3। और करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3,02,500, और इसके लिए नोट नंबर 4 बना। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको 2500 रुपया दिख रहा है। अब आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में सारा रिजर्व आता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो यहाँ पर नहीं है, मगर जब शेयर फॉरफिट किए और शेयर को जब री इशू किए तो उसमें फायदा हुआ 2500 रुपए का, और इस 2500 को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है ये भी किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। ठीक है, तो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, चाहे रिजर्व कैपिटल हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, किसी भी तरीके का रिजर्व दे, आप सारा का सारा रिजर्व कहाँ शो करेंगे? आप सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नोट 1 ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड एंड पेड अप सब एक ही में लिख दिया है ना। आप देखते थे ऑथराइज्ड अलग लिखता था, इशूड अलग लिखता था, और सब्सक्राइब्ड अलग लिखता था, मगर यहाँ पर सब कुछ इक्वल है। कंपनी के पास 50,000 शेयर है, कंपनी इशू भी किया है 50,000। कैसे कैसे? तो 20,000 बिल्डिंग के लिए और 30,000 पब्लिक को, तो इक्वल हो गया ना।
और सब्सक्राइब भी पूरा का पूरा शेयर भी बिक गया है। तो यहाँ पर भी 20,000 वाई को दे दिए और 30,000 पब्लिक को दे दिए। तो देखो तीनों में 50,000 है, ऑथराइज्ड भी 50 है, इशूड भी 50 है, सब्सक्राइब भी 50 है। तो समय बचाने के लिए अगर तीनों इक्वल है तो आप एक ही में लिख सकते हैं ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, और चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए क्लियर है। तो अब देखिए 20,000 आपको पता है y को दिया गया है, 20,000 शेयर y को दिया गया है। तो यहां पर लिख रहा है 20,000 ऑफ ₹10 ईच शेयर अलॉटेड अ फुल्ली पेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप समझिए इस बात को, अगर मान लीजिए आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो एक साथ भी लिख सकते हैं, मगर आप अलग अलग एक्सप्लेन कर दिए कि 20,000 शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए दिए हैं और 30,000 शेयर पब्लिक को दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आप इसको अलग अलग इलेबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको राय देंगे कि इसी तरीके से लिखने के लिए 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच अलॉटेड एज फुल्ली पेड, अलॉट किए हैं फुल्ली पेड बोल के दिए हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश क्यों दिए हैं? क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ये मतलब बिल्डिंग खरीदे और पैसा ना दे के शेयर दे दिए, कितने का? 2 लाख रुपए का, और 30,000 शेयर पब्लिक को दिए हैं तो 3 लाख रुपया। कोई डिफॉल्टर नहीं है, नो कॉल्स इन अरियर, कोई भी डिफॉल्टर यहाँ पे अब नहीं है। देखिए आपको याद होगा कि आलोक जी ए नाम का बंदा था, 500 शेयर खरीदा था, ये 2 रुपया नहीं दिया फाइनल का और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 2 रुपया नहीं दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, मगर कंपनी ने इसका शेयर फॉरफिट तो कर लिया, कंपनी ने पूरा पैसा बचा लिया, और यही शेयर कंपनी किसी और को 500 शेयर दे दी एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, 9 रुपए के हिसाब से किसी और को दे दिया। तो सिंपल सा बात है बाबू, एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। तो ए जो है 500 शेयर पे 4 रुपया नहीं दिया, यानी कि 6 रुपया दिया, तो 5×30 3,000 रुपया वो दिया था, मगर कंपनी ये 500 रुपया बचा ली, 3,000 रुपया बचा ली, और इसको जब री इशू किया तो री इशू में डिस्काउंट कितने का दिया गया है? 500 शेयर पे 9 रुपया में बेचे, 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 500 रुपया का डिस्काउंट है। तो 3,000 रुपया तुम बचाए हो, कंपनी गमन कर रही है, जिसमें कि 500 का डिस्काउंट है, तो टोटल अमाउंट कितना चला गया कैपिटल रिजर्व में? 2,500 रुपया। ये तो चीटिंग भी कर लिए थे और यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन भी कर लिए, मगर कॉल्स इन अरियर के बारे में यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो 500 शेयर पे पहले हमको 2 रुपया नहीं मिला फर्स्ट का और 2 रुपया फाइनल का नहीं मिला, चलो ठीक है, मगर इस बंदे का फॉरफिट भी तो कर लिए, और फॉरफिट करके क्या कर दिए? री इशू भी कर दिए। तो जब री इशू कर दिए और टोटल पैसा हमको मिल गया, तो क्या दिक्कत है? तो कॉल्स इन अरियर का अब जिक्र नहीं होगा। कॉल्स इन अरियर का जिक्र कब करते हैं? जब मान लीजिए हम आप लोगों को शेयर बेचे, मगर आप में से कुछ बच्चे ने शेयर का पैसा, चलिए फिर ठीक है। तो जब फॉरफिट आप कर लिए हो और फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए हैं, तो जर्नल एंट्री तो पास होता है जैसे पास किए थे, मगर हम लोग इस चीज का बैलेंस शीट में जिक्र नहीं करेंगे अगर फॉरफिट करके री इशू कर दिए हैं तो। ठीक है, किसी भी तरीके का अब कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो चलो 5 लाख रुपया ये हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 लाख, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर था, मगर फिर भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि शेयर फॉरफिट करके री इशू भी कर दिए और पूरा का पूरा शेयर री इशू कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस।
अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व तो नहीं है, मगर 2500 रुपया जो बचा के फायदा किए हैं उस 2500 रुपया को हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व में 2500 रुपया। ठीक है। नोट 3 में आपको टेंजिबल एसेट्स के अंदर में क्या आता है, बिल्डिंग खरीदे हो ना भाई 2 लाख रुपए का, इसको कैसे भूल जाओगे। क्वेश्चन में अगर बोला है कि बिल्डिंग खरीदे हैं और फुल फ्लेज बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको बिल्डिंग का जिक्र करना पड़ेगा, और अगर बिल्डिंग का जिक्र नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, टैली करेगा ही नहीं, है ना। आप बिल्डिंग खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, ट्रक खरीदे हैं, लिखना पड़ेगा। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स और नोट नंबर 3 बना के उसमें क्या क्या अमाउंट था सबको जोड़ के फाइनल करेंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 3,02,500 आया। सर ये 3,02,500 कैसे आया सर, थोड़ा बता देते। देखो आपको पता है टोटल मार्केट में 30,000 शेयर बिका है। कितना शेयर बिका है, 30,000 शेयर बिका है। नहीं तो आप इतना करने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट क्या करो ना, जोड़ दो। जैसे देखो पब्लिक को कितने शेयर बेचे हैं, पब्लिक को शेयर बेचे हैं 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए ये, अरे 30,000 शेयर बेचे हैं और इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। और 2500 रुपया जो बचाए हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 3,02,500। तो कैश और यहाँ पर कोई खर्च तो हुआ नहीं है। अगर मान लो खर्च किए होते तो 3,02,500 में से मान लो 7,000 रुपया खर्च किए तो 7,000 रुपया माइनस कर देते हैं, मगर चूंकि ऐसा कुछ नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट 3,02,500 रुपए को यहाँ पर चिपका दिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी नोट के अमाउंट को यहाँ पर चिपका दिया गया है। शेयर कैपिटल में टोटल 5 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 2500 रुपया है, 2 लाख रुपया आपका टेंजिबल एसेट्स है और 3,02,000 रुपया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल और हम लोग चर्चा करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।